ओके, सो गाइज वेलकम। बीकॉम थर्ड ईयर पढ़ा रहा हूँ मैं। कॉमर्स विथ बाबा। ठीक है, बाबा तुमको कॉमर्स पढ़ा रहे हैं। फिलहाल तो हम भी इनकम टैक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इनकम टैक्स में 5 हेड्स होते हैं टोटल। वन, एक होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, ये 5 हेड्स है टोटल। सबसे पहले हम लोग हाउस प्रॉपर्टी से चालू कर रहे हैं। थोड़ा बेसिक, थोड़ा इजी है, क्योंकि इसमें डिडक्शंस जो है वो डायरेक्ट लगता है। मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें से माइनस करना है या प्लस करना है। डिडक्शंस जो है वो डायरेक्ट लग जाएंगे। और हाउस प्रॉपर्टी से स्टार्ट करने का मेन तो ये भी है कि जो हाउस प्रॉपर्टी है उसमें 2 इनकम्स होती है। बाकी जो स्टेटमेंट्स है वो नॉर्मली डायरेक्ट होते हैं, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी जो है इसमें 2 इनकम्स होती है। एक रेंटल हाउस होता है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है। इसमें कुछ और भी रूल्स हैं, जैसे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड जो हाउस है वो कोई भी एक बंदा 2 ही ले सकता है, 2 से ज़्यादा हाउस नहीं हो सकता है। और रेंटल हाउस में कुछ नॉमिनल वो है, कंपैरिजन वगैरह है। जैसे कि जो हाउस है वो पहली बात तो टेनेंट जिसको हम दे रहे हैं वो फर्स्ट ओनर होना चाहिए। मतलब बिजनेस जिसका है, सॉरी जिसका जो हाउस है, हाउस एक पर्सन का होना चाहिए जो सेकंड पर्सन को अपना हाउस रेंट पे दे रहा है। सिंपल। इससे ज़्यादा होगा तो फिर वो दूसरे सोर्स में चली जाएगी इनकम। इसलिए जो हमारा मेन पॉइंट रहेगा वो रेंटल हाउस में यही रहेगा कि एक पर्सन है जिसका हाउस है वो रेंट पे किसी और को दे रहा है। ठीक है, रेंटल हाउस का ये रहता है। रेंटल हाउस लेने में कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर ओनर जो है अंडर एग्रीमेंट, याद रखना वर्ड अंडर एग्रीमेंट है ना, अंडर एग्रीमेंट ओनर अगर अंडर एग्रीमेंट कुछ बातें बोलता है, जैसे कि वो लिफ्ट की फैसिलिटी दे रहा है, गार्डनर है ना, या फिर वॉचमैन, तो उन सबको हम लोग एक्चुअल रेंट में से डिडक्ट करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी ओनर फैसिलिटी दे रहा है अंडर एग्रीमेंट, उसको हम एक्चुअल रेंट में से माइनस करते हैं। एक पॉइंट। सेकंड, अगर वेकेंट पीरियड हो, अगर क्वेश्चन में दिख रहा है वेकेंट पीरियड, वेकेंट पीरियड क्या होता है? वेकेंट पीरियड वो है जितने महीने घर खाली रहा उतना हम लोग डिडक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अनरियलाइज रेंट। अच्छा, एक पॉइंट और है कि वेकेंट पीरियड अगर ऐसा है कि पूरे साल भर ही है तो फिर वैल्यू नील हो जाएगी, एनुअल रेंट की वैल्यू नील हो जाएगी। और एक अनरियलाइज रेंट, अगर कोई ऐसा रेंट है जो अभी तक मिला नहीं, उसका भी डिडक्शन होता है। सबके डिडक्शन के बाद जो वैल्यू आएगी वो होती है ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू आएगी। ग्रॉस वैल्यू में से एक म्युनिसिपल डिडक्शन देना होता है, जो सिंपल जो हमारे नगर निगम वगैरह डिसाइड करती है, एक डिडक्शन वो देना होता है। वो डिडक्शन के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम नेट एनुअल वैल्यू बोलते हैं। बेसिकली नेट एनुअल वैल्यू पे ही हमारा मेन काम होता है, क्योंकि जो ये वैल्यू होती है उसके ऊपर हमको कुछ छूट मिलती है सरकार की तरफ से। वो बोलती है कि हम आपको कुछ छूट हमारी तरफ से दे देंगे। जैसे कि एक हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे जो कि आपको 30% मिलेगा।
नेट एनुअल वैल्यू का 30% जो है वो हमको छूट मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपने मकान को बनाने के लिए कोई इंटरेस्ट लिया है, मतलब कोई लोन लिया और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, उसकी भी आपको छूट मिल जाएगी। तो एक ये और एक ये। अब जो वैल्यू आएगी वो लॉस है या इनकम आएगी, किसकी? हाउस की, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से या तो लॉस आएगा या इनकम आएगी। वो कब आएगी? जब आप एक्चुअल रेंट में से वेकेंट पीरियड वगैरह अगर दिया हो क्वेश्चन में तो माइनस करोगे, जिससे ग्रॉस वैल्यू आएगी। उसमें से म्यूनसिपल टैक्स माइनस करके नेट एनुअल वैल्यू निकालोगे, और नेट एनुअल वैल्यू के ऊपर कुछ छोटे से डिडक्शंस मिलते हैं दो, ठीक है। ये जो डिडक्शंस हैं इसके बेस पे आपको जो इनकम या फिर लॉस है हाउस प्रॉपर्टी पे वो बाहर आ जाएगा। इतना ठीक है? अब इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे तो मैं समझाता हूँ। पहले अपन इसका फॉर्मेट देख लेते हैं रेंटल हाउस का ना, बात अभी रेंटल हाउस की चल रही है। रेंटल हाउस का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि एनुअल रेंट, अच्छा जहाँ भी ये स्टार लगा दूँ ना वहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट है, कन्फर्म है, ठीक है। तो एक पॉइंट, पहले तो ये तीन वैल्यूज़ हमको क्वेश्चन में दी होती हैं। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपन क्वेश्चन करते जाएंगे तो उसमें क्लियर होती जाएंगी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट एक दिन में जितना मैक्सिमम कवर होगा जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। अब इन ये तीन जो चीज़ें ये हमको क्वेश्चन में दे। अब एनुअल रेंट में ये जो स्टार लगा है इसका मतलब समझो पहले तो। एक तो मैंने बताया था कि अगर अंडर एग्रीमेंट ओनर कोई सुविधाएं दे रहा है, कोई फैसिलिटीज़ दे रहा है, किसको? टेनेंट को, किराएदार को, जैसे कि गार्डनिंग की या फिर वॉचमैन की या फिर लिफ्ट की, वो हम लोग एनुअल रेंट में से माइनस करते हैं। एक पॉइंट तो ये है इसके लिए। और दूसरा ये पॉइंट है कि अगर कोई वेकेंट पीरियड हो वो माइनस होता है। इवन दो एक एनुअल रेंट का ये सेकंड पॉइंट ये डिफरेंट करता है कि ये तीन वैल्यूज तो हमको क्वेश्चन में देते रहते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी स्टैंडर्ड रेंट दिया हो, है ना, तो स्टैंडर्ड रेंट अगर किसी क्वेश्चन में दिया है तो सिर्फ हम लोग एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में ही कंपेयर करेंगे। दोनों में से जो बड़ा होगा उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। बट स्टैंडर्ड रेंट के साथ एक छोटा सा पॉइंट और है कि क्वेश्चन में ध्यान से देखना, अगर ये चार चीज़ दी है, एनुअल रेंट, म्यूनसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, तो इन चारों में से अगर तुमको दिख रहा है कभी सपोज जो एक्चुअल रेंट है वो दिया है तुमको 400, जो म्यूनसिपल वैल्यूएशन दे रखा है वो है 500, जो फेयर रेंट है वो है 300, और अगर स्टैंडर्ड रेंट दिया है सपोज वो 1000 दिया है, तो इस केस में अगर ऐसा दिख रहा है कहीं पे कि स्टैंडर्ड रेंट इन सबसे काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में हम स्टैंडर्ड रेंट को इग्नोर कर देंगे, उसको हम इग्नोर कर देंगे। हम लोग सिर्फ इन तीन में नॉर्मली हमारा कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद विच एवर इज ग्रेटर उसको हम यहाँ बाहर लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा इतना पार्ट कवर हो गया, ठीक है। बस यहाँ से अपन को ये वाली वैल्यू ढूंढना है। ये वैल्यू इन तीनों में से कोई एक कंपैरिजन में आएगी। अगर चार दिए तो स्टैंडर्ड रेंट को चेक करना, अगर सबसे ज़्यादा है तो इग्नोर कर देना। बट अगर इन जैसे सपोज अगर यहाँ पर अपना स्टैंडर्ड रेंट होता 250, तो फिर हम सिर्फ स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट में कंपेयर करते और यहाँ पर हम लोग 400 लिख लेते क्योंकि बड़ा वो है ना, विच एवर इज ग्रेटर लिखते, लिख लिया। इसमें से अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया वेकेंट पीरियड था 2 महीने का, तो उसको 2 महीने का जो वेकेंट पीरियड है
अगर मकान की जो किराया है वो 10 रुपये पर महीना है ना, तो उसके हिसाब से 20 रुपये हम लोग डिडक्ट कर देंगे, किस में से, ये वाली वैल्यू में से। और एक अनरियलाइज रेंट, हर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा ये, बट कई बार मिल जाएगा। तो जिस क्वेश्चन में दिया हो वेकेंट पीरियड, अनरियलाइज रेंट, इसके हम लोग को यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा इस वैल्यू में से, ठीक है। हाई पूरा समझ में, फिर से एक बार कंफर्म करें। एक्चुअल रेंट, म्यूनसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट दे रखेंगे, इन तीनों में जो बड़ा हो वो बाहर लिखना। स्टैंडर्ड रेंट अगर दिया हो तो सिर्फ एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में कंपैरिजन होगा, दोनों में से जो बड़ा होगा बाहर लिखेंगे। एक पॉइंट ये है कि अगर चारों चीज़ दे रखी है, स्टैंडर्ड रेंट भी है, एनुअल रेंट भी है, म्यूनसिपल वैल्यूएशन भी है, फेयर रेंट भी है, तो चारों में से देखेंगे, अगर स्टैंडर्ड रेंट ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर उसको हम इसमें वो नहीं करेंगे, उसको हम बाद में करेंगे, हम इग्नोर कर देंगे वहाँ से, उसका मतलब नहीं रखेंगे कोई इससे, सिर्फ हमारा साथ ही रहेगा ये तीन, भाईचारा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब जब ये वाली जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर तुमने ये वैल्यू निकाली विच एवर इज ग्रेटर, उसमें से दो डायरेक्शन में कर, अब आएगा हमारे पास ग्रॉस, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगी, इसमें से हमको म्युनिसिपल टैक्स की छूट मिलती है। ये कौन सा म्युनिसिपल टैक्स है, जो हम लोग पहले पे कर चुके होंगे, ठीक है। ये इसकी या तो रेट देके रखेंगे क्वेश्चन में, या फिर अमाउंट देके रखेंगे, तो उसको कुछ मत करना, सीधे उठाना, यहाँ से माइनस कर देना, और ये हमें एक अमाउंट आ जाएगी, इसको बोलेंगे हम नेट एनुअल वैल्यू। अब ये हमारे मकान की मेन वैल्यू आ गई है, कौन सी, जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। क्या हमारे मकान था भाई, हमने उसको किराए पे चढ़ाया, तीन वैल्यू थी किराए की, एक जो फेयर रेंट दे रखा था वो, एक एनुअल रेंट जो हम वसूल रहे थे, और एक जो वैल्यूएशन म्यूनसिपल पार्टी ने जो डिसाइड कर रखा था कि इस एरिया में इतना रेंट होना चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू प्लॉट साइज एंड ऑल। उनमें से हमने कंपेयर करके जो जितने टाइम हमारा मकान किराए पे रहा उतने टाइम का निकाला, जितने टाइम हमारा मकान किराए पे नहीं रहा वो हमने माइनस कर दिया, जितना किराया हमको नहीं मिला, ठीक है, वो हमने। अच्छा, ये जो अनरियलाइज रेंट है ना, ये वाला, यहाँ पर भी छोटे से दो पॉइंट्स है, सिंपल सुनने वाली बात है, कोई ऐसा बहुत मगजमारी नहीं है, नॉर्मल इजी। दो पॉइंट्स ये हैं कि एक तो अनरियलाइज रेंट की जब जब बात आए तो अपने दिमाग में दो क्वेश्चन उठाना है। क्या, एक कि या तो जो किराएदार है उसने घर छोड़ दिया हो उस पीरियड में, जैसे सपोज आपने 1 साल का रेंट डिसाइड करा था, है ना, 1200 रुपये महीने के हिसाब से, अब पता लगा कि आखिरी के 2 महीने में वो भाई मकान छोड़ के चला गया, एक तो ये कंडीशन होना चाहिए, ये वाली कंडीशन एक। या फिर अगर आप अनरियलाइज रेंट की छूट देना चाहते हो तो वो अंडर एग्रीमेंट होना चाहिए। सपोज ए जो है ये ओनर है हाउस का, इसने बी को हाउस दिया, अब बी ने क्या करा, ए से साइन करवाई एक एग्रीमेंट पे, एग्रीमेंट पता ना, अंडर एग्रीमेंट, वो नोटरी वगैरह वाला, कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, या फिर जो मैं पैसे हैं वो आपको 2 महीने बाद मिला के दे दूंगा, तो ये अंडर एग्रीमेंट वाला प्रोसेस है। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो रही हो, या दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई हो रही है, तो आप यहाँ पर छूट दे सकते हो, ठीक है। है ना, तो अनरियलाइज रेंट में समझ आ गया क्या करना है, कि एक तो उसने घर छोड़ दिया हो किराएदार ने, या फिर अंडर एग्रीमेंट हो प्रोसेस, तो ही छूट देना, ठीक है। इस पे दो पॉइंट चाहिए बस। यहाँ से एनुअल ले लीजिएगी। अब ये वाली वो वैल्यू है जिसके ऊपर हमको टैक्स देना होता है सरकार को, ठीक है। इनकम टैक्स हमको इसी पे लगता है, इस वैल्यू पे। अगर कोई बंदा अपना रेंटल हाउस चला रहा है तो उसको लेकिन हमारी सरकार थोड़ी सी दयालु है, उसने हमको कुछ छूट दे रखी है, जैसे कि नेट एनुअल वैल्यू पे हमको एक डिडक्शन मिलता है, वो होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसको हमको 30% का ऑफ मिलता है उस पर, ठीक है। एक तो 30% मिल जाता है यहाँ पे, और एक डिडक्शन होता है अगर तुमने मकान बनाने के लिए कोई लोन लिया हो तो उस पर आपको एक इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट मिलती है, ठीक है। एक ये इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट मिल जाती है उसके ऊपर। अब नेट एनुअल वैल्यू में से जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है, जो कि हम यहाँ लिख देते हैं बाहर। अच्छा, इस वाले कॉलम में कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ हमको जब क्लियर वैल्यू आ जाए यहाँ लिखना है। तो होता क्या है, कोई कोई आदमी जिसके 3 घर है, तो पहले एक घर का यहाँ पर कैलकुलेशन होगा, तो हाउस प्रॉपर्टी 1 उसका वैल्यू यहाँ लिखेंगे, फिर सेकेंड हाउस का पूरा कैलकुलेशन करके यहाँ लिख देंगे सेकेंड हाउस, ऐसा। या फिर और अगर किसी के पास एक हाउस इसका एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इसीलिए ये वाला फॉर्मेट इसीलिए ऐसा बनाते हैं ताकि ये वाला कॉलम खाली रहे। लास्ट में जो कैलकुलेशन है वो हम इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर मेन आंसर लिख दें, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली पढ़ रही है, वो डीप नहीं जाऊँगा मैं फिर, उससे टाइम वेस्ट भी होगा और कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होगा। जब जब जिस प्रकार के क्वेश्चन आते रहेंगे अपन उसको सॉल्व करते चलेंगे और उसमें डाउट्स जो हैं वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये रेंटल हाउस का कैलकुलेशन था। अब आते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड पे। 2 हाउस होते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर 2 ही हेड होते हैं, एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक होता है रेंटल। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड पे छोटी सी बात करते हैं। फॉर्मेट में तो कोई अंतर नहीं है, छोटा सा ही फॉर्मेट है, ये तो बहुत ईजी है। इसमें देखो, इसमें सबसे पहले एक बात याद रखना कि नेट एनुअल वैल्यू 0 होती है, नील, सीधे सोचना ही नहीं कुछ। जैसे ही दिख जाए कि ए ने एक मकान किराए पे दिया है और दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो भैया किराए की तो ये पूरी प्रोसेस है कहाँ तक, नेट एनुअल वैल्यू पे आने की। लेकिन उस एक मकान में जिसमें वो रह रहा है तो सीधे नेट एनुअल वैल्यू लिख के नील लिख देना, 0 ही होती है वो। ये बेसिक चीज़ है, कोई सोचने वाली बात नहीं। इसमें से हमको डायरेक्शंस मिलते हैं, ठीक है। डिडक्शन से मिलते हैं कि एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, और इसको हम कंपेयर करते हैं मैक्स लिमिट से, ठीक है। अब मैक्स लिमिट कौन सी होती है, सपोज अपने पास 3 पर्पस होते हैं, ये मैक्स लिमिट्स है। ये मैक्स लिमिट अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे कि अगर ये डेट जो अगर कोई मकान के लिए हमने लोन लिया है ना, और उस पर इंटरेस्ट जो है, लेकिन वो मकान पे जो लोन है वो मकान हमने लिया था 1999 के पहले, कौन सी ईयर है, 1999 के पहले का अगर मकान है तो उसको हम मैक्स लिमिट 30,000 से कंपेयर करेंगे। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर 40,000 है और वो मकान 1999 के पहले बना हुआ है तो उसको हम 30,000 से कंपेयर करेंगे और जो मैक्स डिडक्शन है वो हम 30,000 की देंगे, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट। सेकंड, अगर जो मकान है वो बाद में है, 1 अप्रैल 1999 के, 1999 के बाद का मकान है, एक मकान है जो बना है 2001 में, है ना, तो उस पर हमको इंटरेस्ट ऑन लोन है वो सपोज है 3 लाख का, ठीक है। बट हम लोग कितनी की डिडक्शन दे सकते हैं, सिर्फ मैक्स लिमिट उसकी 2 लाख है, ठीक है। 2 लाख के डिडक्शन देके हम उसको मतलब जो हमको जो रूल्स के अकॉर्डिंग जो डिडक्शन मिलती है वो सिर्फ 2 लाख तक ही मिल सकती है। एक और केस है, अगर मकान 2000 में बना है, मतलब 1 अप्रैल 2022 को 2000 को मकान हमने बनाया, उस पर हमने जो लोन लिया उस पर इंटरेस्ट जा रहा है वो है 1,75,000 रुपये, तो फिर हम लोग डायरेक्टली 1,75,000 की छूट दे देंगे, उसमें कोई मैक्स लिमिट नहीं वगैरह, क्योंकि मैक्स लिमिट से तो कम ही है वो। जहाँ मैक्स लिमिट से ऊपर जाएगा तो हम सिर्फ मैक्स लिमिट तक का ही डिडक्शन दे सकते हैं। और ये जो 30,000 है ये है रिन्यूएशन, हम लोग मकान का रिन्यूएशन कराते हैं, उस पर अगर हमने लोन लिया है तो सिर्फ 30,000 तक की ही छूट मिलती है, ठीक है। ये जो भी आंसर आएगा, जैसे यहाँ पर तो नील है, यहाँ है, सॉरी यहाँ नील है। अब इसमें से हमने जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ा वो हमने यहाँ लॉस लिखा और यहाँ ऑटोमेटिक, और हाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का हमेशा लॉस ही आता है।
जो कि हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। लॉस क्यों आता है? अरे जब किसी मकान की नेट एनुअल वैल्यू ही ज़ीरो है तो उसमें से जो भी चीज़ें माइनस करोगे तो वैल्यू तो नेगेटिव में जा रही है ना, नेगेटिव में बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर 30,000 लिखोगे तो 30,000 नेगेटिव आएगा, 2 लाख लिखोगे तो 2 लाख नेगेटिव आएगा, या और उससे छोटी वैल्यू हो तो वो लिखोगे तो यहाँ नेगेटिव में आएगा। मोस्टली हम लोग का जो क्वेश्चन है ये हमको आंसर दे देता है बाहर। ये हो गया हमारा हाउस प्रॉपर्टी का पूरा पार्ट। इसमें क्या क्या है? सिंपल, पहले रेंटल हाउस होता है, फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है। दोनों हाउस ओनर के होना चाहिए, सेकंड पार्टी को उसने रेंट पे दिया हो या फिर खुद दे रहा हो, या फिर पार्शली रेंट पे और पार्शली खुद दे रहा हो, तो उस केस में हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में ये इनकम को ट्रांसफ़र करते हैं। इससे या तो लॉस आता है या फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आती है जो कि टैक्सेबल होती है, ठीक है। हमको मेनली टैक्सेबल निकालना है, और ये जो इतने डिडक्शन है, इतना माइनस कर रहे हैं, ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपना टैक्स बचा सकें। टैक्स बचाने के लिए इससे अच्छा लॉजिक नहीं है, और ये भी सब वो हैं जो लीगल है, पूरा वर्क लीगली होगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस जो हैं वो इसके बाद हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो जो अभी हमने हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करा है तो उसका पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस भी है और रेंटल हाउस भी है, इसलिए हम लोग पहले ही वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। श्री मोहनलाल है ना, इसके 2 मकान है, 2 मकान मंडलेश्वर में, ठीक है। एक हाउस ये है और एक हाउस ये है। अब देखते हैं डेट ऑफ कंप्लीशन क्या दे रखी है, एक 2017 है और एक 22 है, मतलब वो 1990 वाला हिसाब इसमें है ही नहीं, बढ़िया है, ठीक है। पहला मकान जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और दूसरा जो है वो लेट आउट है। अब हम धीरे धीरे वैल्यू सबकी देखेंगे। सिंपल, सबसे पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड के रूल्स याद करते हैं। इसमें अपन को कुछ भी नहीं देखना होता है, सीधे नेट एनुअल वैल्यू चाहिए होती है ना, जो कि होती है नील। और इसमें हम देते हैं डायरेक्शंस, जैसे कि यहाँ पर हमको सिर्फ एक ही चीज़ काम की दिख रही है, वो है ये इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन हाउस। मकान बनाने के लिए इनने जो इंटरेस्ट है लोन पे वो 1,30,000 रुपये का है। और हमारा काम क्या होता है, हम लोग को इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो देखना होता है मैक्स लिमिट से। कब? एक 1999 के पहले बना हो तो 30,000, बट उसके बाद बना है तो फिर हम लोग 2 लाख से कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर 1,30,000 का अमाउंट है, क्या है इंटरेस्ट का, और हमारा मैक्स लिमिट क्या है 2 लाख, तो उस तक तो पहुँच ही नहीं रहा है, तो सीधे के सीधे 1,30,000 का लॉस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। मैं करके भी बताऊंगा अभी, तो नहीं दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर तो ये फर्स्ट वाला हाउस का पार्टी खत्म हो गया। सेकंड हाउस, सेकंड में क्या है, मैंने बोला था ना 3 चीज़ दे रहे हैं। एक म्युनिसिपल वैल्यूएशन दे रखी है इसमें इन लोगों ने, है ना, और इसके साथ साथ फेयर रेंट है, फेयर रेंट दिया हुआ है, और म्युनिसिपल वैल्यूएशन दे रखा है। स्टैंडर्ड रेंट भी है, फेयर रेंट भी है, रेंट रिसीव मतलब एक्चुअल रेंट भी है, और म्युनिसिपल वैल्यूएशन भी है। मतलब चारों चीज़ें दे रखी है अपन को। अब चारों चीज़ें दे रखी है तो हमारा क्या कहता है क्वेश्चन, कि अगर 4 चीज़ें दे रखी है तो हम क्या कंपेयर करते हैं कि स्टैंडर्ड रेंट अगर किसी भी क्वेश्चन में दिया हो तो उसको सिर्फ एक्चुअल रेंट से कंपेयर करके और बाहर कर देते हैं। बट एक पॉइंट ये भी है कि स्टैंडर्ड रेंट सबसे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं, म्युनिसिपल वैल्यूएशन हमको दे रखा है 60,000 रुपये का, फेयर रेंट 90,000 का, एक्चुअल रेंट हमको दे रखा है 1,20,000 का, और स्टैंडर्ड रेंट 65,000 का। मतलब इसमें सबसे बड़ा स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, इसलिए हम सिर्फ कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट में और एक्चुअल रेंट में, है ना। इन दोनों चीज़ में कंपेयर करके हम विच एवर इज़ ग्रेटर करके बाहर कर देंगे। उसमें से ये म्युनिसिपल टैक्स पेड, इसकी छूट मिल जाएगी हमको, है ना, और इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट हमको बाद में मिलेगी, वो तो हम लोग को जब स्टैंडर्ड रेंट के बाद छूट मिलती है जब देखेंगे। अभी हमारा काम तो यहीं से ख़त्म हो जाएगा, ये हमारे दोनों आंसर आएंगे। अपन चेक करते हैं, आओ क्वेश्चन करके, क्वेश्चन देख लिया ना, अपन आंसर करके देखते हैं इसका। इसको लिखने का तरीका ही बताता हूँ। ये अपना क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं हम लोग। स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर दी असेसमेंट ईयर 2024-25।
ठीक है, पहला हाउस है हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड का, यहाँ लिखते हैं हाउस फर्स्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, पहला हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं अपन? नेट एनुअल वैल्यू, ये होती है हमारी 0 नील। इसमें से हम डायरेक्टली डिडक्शंस दे देते हैं, किसकी? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा है 1,30,000 का, इसको ऐसे अंदर लिखना है। और मैक्स लिमिट, मैक्स लिमिट हमारी 2 लाख से कंपेयर करेंगे। क्यों 2 लाख से कंपेयर करेंगे? क्योंकि जो मकान है वो आफ्टर 1999 का है ना। अपना मकान तो 2000 कितने का है? 2017 का है। ठीक है, ऐसे चलता है ये प्रीवियस ईयर। ये हमारा जो असेसमेंट में स्टार्टिंग बताया था ना, असेसमेंट ईयर होता है। और ये जो है, ये वाला जो ये है, ये तो मकान का वो टाइम है जो मकान बनाया गया होगा, उस टाइम पे लोन लिया होगा। लोन के लिए डेट दे रखी है कि जिस टाइम मकान बना उस टाइम लोन लिया। तो इन दोनों के कंपेयर में 1,30,000 छोटा है, इसलिए हम 1,30,000 को बाहर लिख देंगे। और ये हमारा, यही हमारा लॉस हो जाएगा, 1,30,000 लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद हम उसके सेकंड हाउस की बात करेंगे, हाउस सेकंड, जो कि रेंटल है। ठीक है, अब रेंटल हाउस के बारे में एक बार और पढ़ लेते हैं। रेंटल हाउस में सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं 4 चीज़ों में। स्टैंडर्ड रेंट अगर दिया हो तो सिर्फ स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट में कंपैरिजन होता है। और अगर स्टैंडर्ड रेंट सबसे बड़ा हो तो 3 चीज़ों में। अभी यहाँ पर चारों ही चीज़ें दे रखी है, बट स्टैंडर्ड रेंट क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है सब में, इसलिए हम एक्चुअल रेंट हमको दे रखा है 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 का एक्चुअल रेंट दे रखा है। और एक्चुअल रेंट इतना है और स्टैंडर्ड रेंट। हाँ, इन दोनों में से ये लिखेंगे विच एवर इज ग्रेटर। तो ये हमारा इन दोनों में से बड़ा जो है वो 1,20,000 है। तो ये हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या करते हैं अपन लोग? एक म्युनिसिपल टैक्स की रिबेट मिलती है अपन को, मतलब म्युनिसिपल टैक्स का एक डिडक्शन मिलता है, जो कि यहाँ पर दे रखा है। ये म्युनिसिपल टैक्स पेड 8,000 रुपये। अब इस वाले क्वेश्चन में ये जो जितनी भी चीज़ें दे रखी है किसी काम की नहीं। हमारा सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या मोटो होता है? नेट एनुअल वैल्यू तो 0 होती है, सीधे इंटरेस्ट ऑन लोन ढूंढो 1,30,000, उसको मैक्स लिमिट से कंपेयर करो। अगर मैक्स लिमिट से छोटा है तो डायरेक्टली पूरा डिडक्शन देके लॉस में डाल दो। 1,30,000 का ये देखो आंसर में दे भी रखा है लॉस। ये हमारा आंसर आ चुका है लॉस एक, है ना। अभी फाइनली कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाएगी। फिर जो लेट आउट हाउस है, मतलब जो किराए पे दिया है, उसमें से हमने कंपेयर करके 1,20,000 जो है वो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ चुकी है। अब इसमें से हमने ये जो डिडक्शन देनी है कितने की? 8,000 रुपये म्युनिसिपल टैक्स पेड, जो हमने पहले पे कर चुके हैं। तो अभी फिर से क्यों करेंगे, इसलिए हम इसको माइनस कर देते हैं। अब 1,20,000 में से 8,000 माइनस करें तो हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू आ गई। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू हमारी आ गई माइनस करके। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें हमको डिडक्शन देने होते हैं। एक डिडक्शन है ना, फर्स्ट डिडक्शन है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि होता है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। ये नेट एनुअल वैल्यू का 30%, जैसे कि 1,00,000
12,000 है, इसका 30% 33,600 होगा। ठीक है, एक ये देंगे और एक सेकंड डिडक्शन हम देंगे फिर से, जो कि होगी इंटरेस्ट ऑन लोन की, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ये यहाँ पर देखा था इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दिया हुआ है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, मतलब जो सेकंड हाउस है उसके लिए भी लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट 40,000 का है। तो इस पर हम पूरा 40,000 का डिडक्शन दे देंगे। फाइनली जो हमारा आंसर आएगा उसको हम यहाँ से बाहर कर देंगे। ठीक, यहाँ से इसको माइनस करने के बाद हमारा आंसर आता है ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ। 1,12,000 माइनस 33,600 माइनस 40,000, तो ये 38,400, ये हमारा इनकम फ्रॉम हाउस सेकेंड है ना। सेकेंड हाउस जो रेंटल वाला हाउस है उससे हमको 38,400 की इनकम हुई है। पहले कितना लॉस था, इतने का, अब इनकम हुई है। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आया है वो नेगेटिव बैलेंस है। क्यों? क्योंकि 1,30,000 तो माइनस का अमाउंट है, कितना 91,600 जो है वो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये हाउस प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन है, कैसा लगा? ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। फिर से एक बार नॉर्मली पढ़ा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में सेल्फ ऑक्यूपाइड था, नेट एनुअल वैल्यू नील होती है। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू नील होती है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन की हम लोग मैक्स लिमिट तक छूट देते हैं, तो मैक्स लिमिट तो वैसे भी ज़्यादा है, तो 1,30,000 की पूरी छूट दे दी, यही हमारा लॉस आ जाएगा बाहर। सेकेंड हाउस रेंटल था, जिसमें हमने स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट से कंपेयर करा, हमको 1,20,000 रुपये ग्रेटर है, इसलिए हमने उसको बाहर करा। उसमें से जो पहले टैक्स पे कर चुके हैं उसकी छूट मिली, नेट एनुअल में से 30% ऑफ और एक इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट देके हमारा सेकेंड हाउस का अमाउंट है, दोनों को ऐड करा तो ये वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये जो आज कंसेप्ट सीखा था अपन ने, वहाँ तक का ये पूरा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत सही सारा क्वेश्चन ही है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेटली दे रखी है। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कवर करने के लिए, क्योंकि उसमें अपन वेकेंट पीरियड की बात करेंगे, वेकेंट पीरियड के साथ साथ अनरियलाइज रेंट की भी बात करेंगे, उसका भी एक क्वेश्चन कराऊंगा। इसके अलावा जो बाकी के क्वेश्चन है ट्राई करना, एक बुक मिल जाए तो इनकम टैक्स की, पुरानी नहीं कोई सी भी चलेगी, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो हम अपने हिसाब से देंगे। हो सकता है किसी में आंसर सही भी नहीं आए, तो ये समझना कि जो इनकम टैक्स की बुक्स होती है वो अधिकतर हर साल एक छोटा सा क्लॉज आता है उसमें कि हर बार कुछ ना कुछ नया टैक्स रिबेट होता है, या कभी कभार टैक्स के परसेंटेज चेंज होते हैं उसके कारण। तो उसमें हमारा बेसिक जो एक फॉर्मेट है उसको याद रखना और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना। इसी के ऊपर बेस्ड एक हैवी क्वेश्चन मैं ढूंढ लेता हूँ जब तक, तो उसका नेक्स्ट वीडियो में पार्ट ले आएंगे। तो 2 या 3 क्वेश्चन लगातार अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद फिर अपने को कुछ बेसिक नोट्स के पॉइंट भी बताऊंगा, जो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो इसमें ध्यान रखना होता है। वैसे तो इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं, बट एक छोटी मोटी चीज़ें वो याद करने के बाद हम लोग को ये हाउस प्रॉपर्टी बिल्कुल एग्जैक्टली कवर हो जाएगा। नेक्स्ट जो 1-2 वीडियो में इसके क्वेश्चंस करने के बाद फिर ट्राई करेंगे कि दूसरा हेड उठा लें, या तो सैलरी, या मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है बिजनेस प्रोफेशन लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा नॉर्मल ईजी पड़ता है। ठीक है, तो इसको करके रखना जब तक। और किसी को अगर पीडीएफ चाहिए हो रूल बुक का तो मेरे पास अलग से है, उसके लिए कमेंट में हाई लिखना। ओके।